जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। ये आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है, जिसमें हम जीके जीएस और साइंस यानी कि टोटल आपके 75 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक भी कर दीजिए करिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मालूम होगा इसमें जीके जीएस और साइंस यानी कि टोटल आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं 11 खिलाड़ी। ठीक, दो टीम होती है और दो टीमों में एक में 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं ऐसे। दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त पोषित नहीं किया गया था? बताएंगे दूसरे का राइट आंसर। तो हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, गोसी गुर्द खुर्द बांध। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। तीसरा, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवरज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालाशोक या फिर महापद्मनंद? तीसरे का राइट आंसर बोलना है तो बिल्कुल गलत, शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग जो था शिशुनाग वंश का संस्थापक था। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर? 1928 हो जाएगा, 4 का। तो बिल्कुल सही है आप लोग। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? 5वें का बताएंगे तो वो हो जाता है आपका खान मंत्रालय। क्या हो जाएगा? खान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जूडो में शब्द चुई का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो हल्की पेनाल्टी होता है। ठीक, क्या होता है? हल्की पेनाल्टी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया? 7वें का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1981 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 8वां, किस त्यौहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? बताएंगे यहाँ पे 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे 8वें का? ऑप्शन नंबर 1 बैसाखी हो जाएगा। आगे देखेंगे 9, नालंदा विश्वविद्यालय डैश में बनाया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे कहाँ पर बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मगध में बनाया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? 10वें का राइट आंसर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है? बताएंगे वो कौन सा मुगल बादशाह था? तो 11 का राइट आंसर हो जाता है शाहजहां। आगे देखेंगे यहाँ पे, 1991 में भारत को डैश के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था? किसके कारण? जल्दी से बताएंगे, 1991 में बताना। ठीक, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा कर्ज से भारी बोझ, कर्ज के भारी बोझ से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? तो कौन थे? मारुत, अग्नि, वरुण, इंद्र। 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंद्र हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में मारे गए 7 छात्रों में कौन शामिल नहीं था? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, गजेंद्र सिंह, देवीपत चौधरी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गजेंद्र सिंह क्या थे? शामिल नहीं थे। ठीक, और बाकी के 3 कौन थे? तो एक बार मैं सातों का नाम बता दे रहा हूँ। पहला है उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी तथा राम गोविंद सिंह थे। तो ये 7 थे और कौन नहीं है? गजेंद्र सिंह जो है नहीं थे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। IQ एयर के अनुसार दुनिया भर के 101 शहरों में विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि काठमांडू बना है। ठीक, नेपाल की राजधानी काठमांडू। आगे देखेंगे, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था? तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9,42,000। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि
वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। 17 का राइट आंसर बताना आपको, तो हो जाएगा 51 ए का यच हो जाएगा। दिए गए कथनों को पढ़ें और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंक के पास मुद्रा और आरक्षित नकदी होते हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंकों की डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। देखेंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर एक, यानी कि केवल एक सत्य है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है एक में, उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंक के पास मुद्रा और आरक्षित नकदी होते हैं। ठीक, ये हो जाएगा सही। 19 पढ़ेंगे यहाँ पे, 19वां देखेंगे, डैश किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित उपाय को संदर्भित करता है। कौन करता है, चलिए देख लेते हैं 19 का। तो बताएंगे यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 3, परिसमापन। ठीक, ये हो जाएगा राइट आंसर। एनेटो के बीज और अर्क डैश में मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बताएंगे 20 का राइट आंसर क्या प्रयोग किया जाते हैं, तो दुग्ध उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि नागरिक को देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करनी है। तो कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी से बताएंगे। 21वें का राइट आंसर तो है भाग 4 का ए। ठीक, जब देश को हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हमें जाना पड़ेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विद्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या बोलेंगे, अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास, मीराबाई। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तानसेन। ठीक, कौन हो जाएगा, तानसेन। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, 23 का, नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। 24 का बताएंगे राइट आंसर, किस शहर में हुआ था। तो 24 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। तो क्या बताएंगे, भारत या फिर श्रीलंका या चीन, म्यांमार। 25 का बताएंगे राइट आंसर, तो हो जाएगा श्रीलंका से संबंधित है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी जो फैल्सिक और मध्य सिलिक सेल से निर्मित है, किस प्रकार के ज्वालामुखियों का निरूपण करता है। बताएंगे यहाँ पे 26 का राइट आंसर, तो हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 27, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1902 हो जाएगा या फिर 1878। 27 का बताएंगे यहाँ पे, तो 1878 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रसिद्ध उपन्यास रोड्स टू मसूरी निम्नलिखित में से किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है। बताएंगे यहाँ पे 28 का राइट आंसर, तो है रस्किन बॉन्ड। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा दूरसंचार प्रदाता चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। बताएंगे एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, बीएसएनएल है या फिर रिलायंस जियो। तो क्या बोल सकते हैं, जियो हो सकता है। 29 का राइट आंसर बताएंगे, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, रिलायंस जियो हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 30वां नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो बिल्कुल सही है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और किसके नाम पर किया था, रामकृष्ण, इनके गुरु के नाम था रामकृष्ण परमहंस, इसी के नाम पर इसने स्थापना की थी यहाँ पे। ठीक, और इनका जन्म दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस के रूप में। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, और 1902 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई थी। देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। 31 का बोलेंगे राइट आंसर, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है। 32 का बोलेंगे राइट आंसर, कौन सी शक्ति नहीं होती है, राजनयिक सैन्य शक्तियाँ। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली में
महिला साक्षरता दर कितनी थी? चलिए बता दीजिए 33 का राइट आंसर। तो 64.32%। वर्ष 1855 में पहली जूट मिल देश में स्थित रिसरा में स्थापित की गई थी। तो कहाँ पर स्थापित की गई थी? चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। जूट मिल कहाँ पर स्थित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और निपुण थी? किसने कहा था? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 35 का राइट आंसर तो मिनहाज ए सिराज ने कहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल या फिर संताप मंडल? तो क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, भारत के राष्ट्रपति पूछा है तो 37 का राइट आंसर बता देंगे, वो थे आर वेंकटरमन थे। आगे देखेंगे यहाँ पे। और वर्तमान में कौन है? क्या पूछा है? राष्ट्रपति तो वर्तमान में पता है ये आपको, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो क्या बताएंगे? 10 बैंक थे। 38 का बताना है राइट आंसर। बिल्कुल गलत, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखेंगे ये सब। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो मालूम है आपको, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का 5 वर्ष होता है, मुख्यमंत्री का 5 वर्ष का होता है। ठीक, आगे। निम्नलिखित में से कौन पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है? बताएंगे यहाँ पे। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनेस्को हो जाएगा। आगे। डैश ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा है। तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो क्या बोल देंगे आप लोग इसका राइट आंसर? अबुल फजल ने लिखा था। तो बिल्कुल सही है आप लोग, अबुल फजल ने ही लिखा था अकबरनामा। आगे देखेंगे यहाँ पे। अप्रैल 2024 में लारियंस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? चलिए करंट अफेयर्स पूछ लिया गया आपका। देखते हैं 42 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नोवाक जोकोविच हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। बताएंगे यहाँ पे। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे। तो बताएंगे 44 में कौन सा कार्य किया गया था? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, स्थविर और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को डैश के घर के तौर पर जाना जाता है? किसके घर के रूप में जाना जाता है? बताएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शेर या फिर गैंडा? 45 का राइट आंसर बताना है आपको जल्दी से। तो दोनों गलत, हंगुल होता है, कोई हंगुल प्राणी होता है, उसके घर के तौर पर जाना जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल रहेगा फिर भी उसे हटा नहीं सकते हैं? ठीक, तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21 का अनुच्छेद 20 और 21 संबंधित किससे है? तो ये आपका संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक, आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, तो ये उसी में आता है। तो ये हो जाएगा आपका आपातकाल रहेगा फिर भी आपकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकते हैं। ठीक, आगे। माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत में सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित टास्क फोर्स किसने गठित की थी? बताएंगे यहाँ पे। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जल्दी से बोलिए। तो हो जाता है नबार्ड ने। ठीक, क्या हो जाता है? नबार्ड इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे। किस देश की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर अपना 11वां थॉमस कप जीता? चलिए बताएंगे यहाँ पे। तो देश कौन सा है? 48 का राइट आंसर बताना है। तो वो है आपका कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? चीन। प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा है? तो अप्सरा किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो यहाँ पे हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर।
क्या है 49, तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएगा अप्सरा के उपन्यास के लेखक। 50 देखेंगे यहाँ पे, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग को निर्माण कैसे हुआ। अब कैसे हुआ, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ। अब देख लेते हैं यहाँ पे, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होगी, कितनी होती है 51 का, तो कितना होता है 1 होता है। ठीक, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 52 का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको रियल लाइफ में भी आपको बहुत मदद करेगा। 52 का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, यानी कि जो आपका खाने का सोडा है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे बेकिंग सोडा। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस यक्स डैश पर स्थित होगा, तो कहाँ पर स्थित होगा, 53 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो होगा -6 सेंटीमीटर पर। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रोपेनॉन डैश में कार्बन और डैश में क्रियात्मक समूह होता है, यानी कि कितने क्या होते हैं ये बताना है आपको, 54 का। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे वो होता है आपका 3 होता है कार्बन, और क्या होता है कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे, लसिका यानी कि लिम्फ के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि हाँ क्या बोला, लसिका का कार्य क्या होता है, वही पूछ रहा है आपसे, तो वही आपको बताना है। ठीक, तो आंत से पचित और अवशोषित दमा को, क्या लिखा हुआ है, वसा को ले जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है, ये गलत है। आरबीसी को लसिका पर्व तक ले जाता है, ये भी गलत है। यह अतिरिक्त तरल को कोशिका वह स्थान से वापस रक्त में बहा देता है, ये भी सही है। ठीक, यानी कि ए और डी सही है, तो ए डी आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए बताइए 57 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे विद्युत मोटर से संबंधित बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं, तो यही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो ठीक है, गर्भाशय होता है, मूत्र मार्ग होता है, अंडाशय, डिंब वाही नलिका, तो देखेंगे यहाँ पे 58 का क्या हो जाएगा आपका, मूत्र मार्ग, ये नहीं होता है। ठीक, महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है मूत्र मार्ग, अंडाशय भी होता है, डिंब वाही नलिका होता है, ये नहीं होता है। ठीक, ये किस में होता है, ये आपका होता है पुरुष में होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है, ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है, तो कौन सा रसायन है, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC जिसे बोलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है, तो बताएंगे यहाँ पे 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण के लिए जल प्रदान करता है, नहीं ये नहीं होगा। चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक, दूसरा है, यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायता करता है, यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंडा करने का कार्य करता है। ठीक, और देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है इसका, यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है, तो क्या हो जाएगा 60 का राइट आंसर, यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। यदि कार्बन C4 बनाएगा तो कार्बन आयनों में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी, तो बताएंगे 61 का राइट आंसर, तो हो जाएगा 10 और 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1100 वाट का एक इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध डैश होगा, कितना प्रतिरोध होगा, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर 62 का। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है शक्ति यानी कि जिसे बोलते हैं पी मतलब पावर, तो पावर का मात्रक वाट होता है, तो ये पावर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, यहाँ प्रतिरोध R पूछा है। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है P बराबर क्या होता है, P बराबर B² बटे का R,
ठीक। क्या होता है, P बराबर बी स्क्वायर बटे का R। तो अब क्या करेंगे, R निकालना है, तो R कैसे निकालेंगे, तो R बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे का P हो जाएगा। यही तो होगा, बताइए ज़रा, यही तो होगा। P नीचे आ जाएगा, उससे आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। वी स्क्वायर कितना दिया है, तो 220 का स्क्वायर करेंगे और भाग किससे करेंगे, 1100 से। ठीक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे, माध्यमों 1, 2 और 3 के अपूर्णांक क्रमशः 1.46, 1.65, 1.31 है। यदि माध्यमों में प्रकाश के चाल B1, B2 और B3 हैं तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है, बताएंगे। यहाँ पे 63 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बर्फ और कांच के अपूर्णांक क्रमशः 1.31 और 1.52 हैं। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है, बर्फ के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक डैश होगा और किरण कांच में अभिलंब डैश झुकेगी, बताएंगे। यहाँ पे 64 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 कितना हो जाएगा, 1.16 की ओर हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा, 1.16 की ओर हो जाएगा। क्या किया गया है यहाँ पे, 1.42 को 1.31 से भाग कर दिया गया है, तो आपका आ गया है 1.16। आगे देखेंगे, एक विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान होने की संभावना क्या है, तो 65 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक। एक अम्लीय घोल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन 66 निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है, तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता जो है आपका 3 है। एल्युमिनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, तो देखिए एल्युमिनियम का जब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 1 आएगा। ठीक। सॉरी, देख फिर से बताता हूँ मैं। देखिए मैंने क्या कहा, जब आप एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हैं तो कैसे आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक। ये संकरण में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक। तो लास्ट में क्या आता है इसका, 3p1 आता है। ठीक। आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो 3p1 का मतलब होता है संयोजकता 3 है, तो किसकी है, एल्युमिनियम की होता है। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके वक्ता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित होगा। कितनी दूरी पर स्थित होगा, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है, बताएंगे। यहाँ पे 68 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चुंबकीय चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। आगे देखेंगे 69, निम्नलिखित यौगिक ए एवं बी समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। 69 का राइट आंसर, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें संरचनात्मक आइसोमर बोलते हैं। 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, कहा गया, वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व है वो, तो वो हो जाएगा आपका सीजियम। क्या हो जाएगा, CS यानी कि सीजियम हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाली धातुएं हैं, तो कौन सी धातु है, से बोलेंगे 72 का, तो हो जाएगा एल्युमिनियम और जिंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उभयलिंगी है, बताएंगे। 73 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पपीता हो जाएगा। 74 का बोलेंगे, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से क्या है, 74 का राइट आंसर बोलना है आपको, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो उसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहाँ पे, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो ये थे आपके आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।